अभी कौन समझेंगे, उसके पहले टेल मी, आज नया बच्चा कौन आया, क्या नाम है बेटा? अथर्व कुलकर्णी। ओके, बैठ जाओ। सो वी हैव जस्ट स्टार्टेड सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का यूनिट 1। ओके, सो अगर कुछ नहीं समझा तो पूछ लेना। अथर्व किसका दोस्त है? अच्छा, मतलब अभी के लिए सबका दोस्त है ना? ओके, डन। चलो, नेक्स्ट टर्म का मीनिंग बताना है, मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट, आवाज ठीक है क्या मिताली? कम करूं? हाँ, थोड़ा बढ़ाओ। नहीं, पहले मिताली को पूछना पड़ता है आवाज बढ़ाने से। बढ़ाओ क्या? चलेगा? हाँ। सो दैट इज व्हाट मर्केंटाइल एजेंट। एजेंट मतलब क्या? एजेंट मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको हमने क्या किया है, काम करने के लिए अपॉइंट किया है। मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या? कोई ऐसा पर्सन जिसको हमने गुड्स का डीलिंग करने के लिए अपॉइंट किया है, गुड्स को कंसाइन करने के लिए। कंसाइन मतलब सिया किधर है? नहीं है, कॉलेज गई। कंसाइन का मतलब होता है सेल, बाय, परचेज, स्टॉक, कलेक्ट मनी। जो भी गुड्स के रिलेटेड सारे काम है वो करने के लिए अगर किसी को अपॉइंट किया है तो वो क्या बन गया? मर्केंटाइल एजेंट बन गया। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब क्या, सुना है क्या कभी प्रॉपर्टी, ये वर्ड सुना है? क्या सुना है? प्रॉपर्टी मतलब पोजेशन, पोजेशन, ओनरशिप। और जमीन जायदाद मतलब प्रॉपर्टी है ना, सिंपल लेम लैंग्वेज में। तुम लोगों के हिसाब से प्रॉपर्टी मतलब वो है, बट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। ये मोबाइल किसका है? मेरा है। मोबाइल मेरा है ना, तो ये किसका प्रॉपर्टी हुआ? मेरा प्रॉपर्टी हुआ। दैट मीन्स ये ओनरशिप किसका हुआ? मेरा हुआ। क्या मैं जब चाहूं इसे तोड़ सकती हूँ? हाँ, मेरी मर्जी। बिंदास बोल रहा है, तो मैं तोड़ सकती हूँ, जब चाहूं इसे तोड़ सकती हूँ। क्या मैं शौनक को फेंक के मार सकती हूँ? फेंक के मार सकती हूँ, चाहूं तो। यस, मैं, क्या मैं इसे सेल कर सकती हूँ? चाहूं तो सेल भी कर सकती हूँ। गिरवी रखूं तो चलेगा आपको? चलेगा। मैं कुछ भी करूं ये फोन के साथ तो आपको कुछ लेना देना है नहीं। क्यों? क्योंकि ये फोन का जो प्रॉपर्टी है, दैट इज जनरल प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू मी। अल्टीमेटली मैं कौन हूं? या प्रॉपर्टी का ओनर हूं, ये गुड्स का। गुड्स मतलब कोई ऐसी चीजें जो कि क्या होती है, मूवेबल होती है। अथर्व के लिए बता रही हूँ, हमने गुड्स का मीनिंग एकदम डिटेल में पढ़ा कल। गुड्स का मतलब कोई ऐसी चीज जो कि इजीली मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस है, जैसे चेयर है, बेंचेस है ना? क्या क्या जमीन, लैंड गुड्स हो सकती है? नहीं हो सकती, बिकॉज दैट इज नॉट मूवेबल। नहीं, नहीं। हाँ, व्हेन वी एग्री टू सीवियर इट, बट पर्पस, पर्पस क्या है तुम लोगों का? उसके पीछे पर्पस क्या था बताओ नहीं जरा। हाँ, सेल किया था क्या? फिर सेल किया था। अच्छा, इसका डिटेल नॉलेज किसको है? नकुल को रहेगा, बोल। हाँ, नकुल बोल। हाँ बोल नकुल, चल। बनाई है कॉपी करके। पीछू, मतलब इसने ऐसे बोला पीछ उखाड़ी है, मेरे को लगा चोरी कर दिया कि क्या। निकाल के उन्होंने बनाई है, मतलब क्या ऐसा बोल सकती हूँ? इंफ्रास्ट्रक्चर कॉपी किया है या वो इंफ्रास्ट्रक्चर मंगवाया है ना? तो पैसे देकर ना, थोड़ी। गुड्स हुए, गुड्स हुए। पिच, यार कोई भी आप, आपने फुटबॉल का ये देखा है क्या अपना, टर्फ देखा है क्या? फुटबॉल का टर्फ, नीचे वो जो ये रहता है,
वो भी पिच ही बोल सकते हैं ना अभी के लिए, मतलब जो ग्रास रहता है या जैसा वो बनाया हुआ रहता है। क्या रहता? मैट रहता, हाँ। तो वो जो मैट है क्या वो गुड्स है? हाँ वो गुड्स है, फिक्स थोड़ी है, कहीं से लेके इंस्टॉल किया है, दैट इज गुड्स। तो ये फोन की बात चल रही थी, मैं कुछ भी करूँ ये फोन के साथ, ये मेरी मर्जी हुई, ये मेरी मर्जी हुई। अरे इतना नॉलेज नहीं है, अभी क्या करे। मैट रहता अभी, आई विल रिमेम्बर। सो ये क्या है कि अगर प्रॉपर्टी या ओनरशिप मेरा होता है तो मेरा मर्जी होता है, इसे मैं जनरल प्रॉपर्टी बोलूंगी, इसे मैं जनरल प्रॉपर्टी बोलूंगी। फिर स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या? स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे मैंने मेरा फोन गिरवी रखा अथर्व के पास, अरे बाप रे, हाँ, एक अच्छा सा अथर्व निकालते आज, डे वन है उसका, डे वन है, बोलेगा क्या मैम ने मेरी ड्राइंग, बोलो माइक ठीक से पहनू, आवाज ही नहीं आ रही क्या? हाँ हाँ, नहीं बट वो मैं अलग पहनती हूँ इसके लिए, मैं भी। ये राधिका मैम है, मतलब मैं हूँ। मैंने क्या किया, मेरा मोबाइल फोन, मेरा ये मोबाइल फोन दिख रहा है, आईफोन है, ये अथर्व के पास गिरवी रखा, ये अपना अथर्व, कैप पहन ले अथर्व, हाँ, अथर्व का डे वन एकदम कैप वैप पहन के आया। मैंने सोचा मेरे को अभी पैसों की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, इसके पास मेरा आईफोन गिरवी रख देती हूँ। वो बोले, अथर्व क्या बोला, मैम इस फोन का कुछ नहीं, 10-15 हजार रुपए से ज्यादा नहीं आएगा। तो मैंने बोला चल कोई नहीं, मुझे वैसे भी 10 हजार रुपए की जरूरत है। क्या जो फोन है अभी मेरा प्रॉपर्टी है, मेरा प्रॉपर्टी, तो उसे जनरल प्रॉपर्टी बोला जाएगा। जनरल प्रॉपर्टी मतलब जिसका क्या है, अब्सोल्यूट डोमेन होता है, अब्सोल्यूट ओनरशिप होता है। सो फोन इज जनरल प्रॉपर्टी विच बिलोंग्स टू मी, क्योंकि मेरे नाम पे है फोन। मैंने क्या किया, अथर्व के पास, स्पेलिंग बराबर है, एक एक कट कर दू, ओके, वो लास्ट में लिख दो, हाँ। सो मैंने अथर्व के पास मेरा फोन गिरवी रख दिया। अथर्व ने मुझे बदले में कितने रुपए दिए, 10 हजार। बोले मैम 10 हजार रुपए भी देने लायक नहीं है, बट ठीक है अभी आप पढ़ा रहे हो, पहचान है तो दे देता हूँ 10 हजार रुपए। सो अथर्व ने मुझे कैश 10 हजार रुपए दिया, क्योंकि मेरे को कैश की जरूरत थी, पैसों की जरूरत थी, और मैंने मेरा फोन गिरवी रखा। मेरा फोन मैंने अथर्व के पास गिरवी रखा, प्रॉपर्टी अथर्व की हुई क्या? नहीं, क्यों? मैंने अभी के लिए एज अ सिक्योरिटी रखा है, मैंने एज अ सिक्योरिटी रखा है। क्या हमने कोई चीज बैंक में सिक्योरिटी रख दी, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे आपका घर हो, क्या उसमें प्रॉपर्टी बैंक की हो जाती है क्या? प्रॉपर्टी डज नॉट, प्रॉपर्टी डज नॉट पासिस टू द बैंक। कैसे रे, ऐसा? हेलो, हाँ। सो प्रॉपर्टी डज नॉट पासिस टू द बैंक, क्योंकि ओनर कोई और होता है, ओनरशिप किसी और की होती है। यहाँ पे ओनरशिप मेरा है, बट मैंने एज ए सिक्योरिटी उसके पास रखा है, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। क्या उसने बोला है विद इन 1 मंथ, विद इन 1 मंथ एक काम करो, आप क्या करो, पैसा देकर आपका फोन रिडीम करवा के लेकर जाना, फोन लेके चले जाना 10 हजार रुपए देकर वापस। तो मैंने बोला ओके नो प्रॉब्लम। नाउ विद इन 1 मंथ I could not pay the loan amount, or I could not pay the debt. Then क्या अथर्व के पास ये राइट होता है कि वो फोन को सेल कर दे? यस, ही हैव राइट कि फोन को सेल कर दे, क्योंकि हमारा जो रीजनेबल टाइम है 1 मंथ का, क्या वो रीजनेबल टाइम ओवर हो गया? एंड विद इन दैट 1 मंथ आई कुड नॉट पे द लोन अमाउंट, आई कुड नॉट पे द लोन अमाउंट। सो अनदर पार्टी, ओनरशिप है नहीं है, ओनरशिप ना होने के बावजूद भी क्या वो सेल कर सकता है? हाँ सेल कर सकता है, इसे क्या बोला जाएगा, स्पेशल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी के ऊपर
क्या कुछ स्पेशल राइट आ गए उसके पास? स्पेशल राइट क्या आ गए? आइदर वो सेल कर सकता है, यूज कर सकता है और कुछ भी करे, प्लेज कर सकता है, बेलमेंट कर सकता है। सो अल्टीमेटली जो प्रॉपर्टी पे होल एंड सोल एब्सोल्यूट डोमेन जिसका होता है उसे हम जनरल प्रॉपर्टी बोलेंगे, और जो प्रॉपर्टी पे ड्यू टू सम रीजन स्पेशल राइट्स आ जाते हैं उसे क्या बोलेंगे हम? स्पेशल प्रॉपर्टी। समझा क्या तुम लोगों को? जैसे बैंक के पास हमने, जैसे मुथूट फाइनेंस है, सोना गिरवी रख दिया, गोल्ड गिरवी रखा एज अ सिक्योरिटी, और हमने क्या किया? लिक्विड मतलब लोन लिया, लोन लिया, कैश लिया। अभी ड्यू टू सम रीजन वी कुड नॉट पे द लोन अमाउंट, क्या मुथूट फाइनेंस फाइनेंस हैज ऑल राइट टू सेल दैट गुड्स? डेफिनेटली। सो अल्टीमेटली क्या वो ओनर थे क्या गुड्स के? नहीं थे। फिर भी क्या उनके ऊपर वो राइट आ गया? आ गया। उसे बोला जाएगा राइट ओवर, स्पेशल राइट ओवर प्रॉपर्टी, उसे बोलेंगे स्पेशल राइट। और जनरल राइट मतलब जनरली जो चीजें आपकी है वो चीजें आपकी रहती है ना? क्या समझा? मैंने जब स्पेशल और जनरल पढ़ाया था तब कितने लोगों को इतना क्लियर नहीं हुआ था? आज क्लियर हुआ है? आज क्लियर हुआ है, उस दिन इतना नहीं हुआ था क्लियर। तो कौन बोलेगा? बोलना चाहिए, नहीं समझा नहीं समझा बोलने का। चलो एनीवेज, प्रॉपर्टी का मीनिंग क्लियर है। मैंने स्पेशल प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी का ये देखो ऐसा एक डब्बा बना के दिया था, एक कॉलम बना के दिया था, आपके रेगुलर नोटबुक में आपको वैसे ही लिखना है। नोट्स ऑलरेडी आपके पास आ चुके हैं, यू मे हैव गॉन थ्रू द पीडीएफ, है ना? ये कोई डिफरेंस नहीं है जो कि आपको डिफरेंस के नोटबुक में लिखना है, ये बस एक अलग कॉलम बना के दिया है कि जनरल क्या स्पेशल क्या, ताकि आप साथ में दोनों चीजें पढ़ सको। हाँ, व्हाट इज इंसॉल्वेंट? जिस पर्सन के लाइबिलिटीज उसके एसेट से ज्यादा होते हैं प्लस वो पर्सन अनेबल टू पे ड्यूज होता है, वो पर्सन को इंसॉल्वेंट माना जाएगा। प्राइस मतलब क्या? प्राइस मतलब इज अ काइंड ऑफ कंसिडरेशन। क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्राइस एक इसेंशियल एलिमेंट प्ले करता है? यस, प्राइस प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि विदाउट प्राइस या विदाउट कंसिडरेशन हम मानेंगे क्या गुड्स सेल हुए हैं? नहीं मानेंगे। बट अगर वो एक्सचेंज हो और ऊपर से हमने कुछ पैसा दिया तो क्या फिर भी वो सेल है? फिर भी वो सेल है। कौन डाउट था? पूछ। जब तक वो गोल्ड, हाँ, तब तक वो जनरल प्रॉपर्टी है। जब टाइम खत्म हो जाएगा या सामने वाला रिडीम ना कर पाए तो क्या सामने वाले पार्टी के ऊपर स्पेशल राइट आ जाएंगे वो प्रॉपर्टी पे? देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ कोर्स। अभी है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल का मतलब क्या? इमीडिएटली आप गुड्स सेल करके गुड्स ले लो, पैसे देकर गुड्स ले लो, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स, दैट इज नथिंग बट सेल। दूसरा है एग्रीमेंट टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल का होता है फ्यूचर में, फ्यूचर में गुड्स का क्या मिलने वाला है? पोजीशन मिलने वाला है। क्या सेल और एग्रीमेंट टू सेल दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आएंगे? यस, बोथ विल बी कंसिडर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, क्योंकि सेल मतलब एग्जिस्टिंग गुड्स माना जाएगा, या एग्रीमेंट मतलब क्या? फ्यूचर गुड्स माना जाएगा, जो हम गुड्स अभी तक प्रिपेयर नहीं है, दैट विल बी प्रिपेयर प्रोड्यूस ऑर्डर्ड इन नियर फ्यूचर एंड देन वी विल डील विद दैट। इन बोथ द केस हम क्या मानेंगे? ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स में आया जाएगा। टेल मी व्हेन एग्रीमेंट टू सेल विल बिकम सेल। हमने एग्रीमेंट टू सेल किया है, एग्रीमेंट टू सेल का मतलब है एग्रीमेंट टू सेल किया है मतलब हम क्या करने वाले? फ्यूचर में गुड्स को बाय करने का एग्री कर रहे हैं। सो दैट मीन्स वी हैव एग्रीड टू बाय द गुड्स इन नियर फ्यूचर। सो एग्रीमेंट टू सेल सेल कब हो जाएगा? जब जब हमें गुड्स का डिलीवरी होगा या गुड्स क्या होगे? फिजिकली पोजेशन ट्रांसफर होगा, देन एग्रीमेंट टू सेल विल बी कन्वर्टेड इनटू सेल। क्या सेल या एग्रीमेंट टू सेल ये दोनों एक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट ही है? एक टाइम के कॉन्ट्रैक्ट है। टेल मी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल होने के लिए मिनिमम 10 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। टू पार्टीज चाहिए, फ्री कंसेंट चाहिए, सर्टेनिटी चाहिए, और क्या चाहिए? कंडी लीगल फॉर्मेलिटीज चाहिए, एग्रीमेंट चाहिए। सो ये सारी चीजें अगर फुलफिल होती है तो क्या हमारा सेल या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्जीक्यूट हो पाएगा? यस। अभी अगर मैंने ऐसा सोचा कि मैंने अभी पैसा दे दिया, मैंने अभी सेलर को पैसा दे दिया
और बोला कि सर जो गुड्स का डिलीवरी है वो आप कल तक घर पे भिजवा देना, क्या ये भी सेल हुआ? ये भी सेल हुआ, बट कैसा सेल है? देयर इज इमीडिएट पेमेंट बट डिलीवरी इन फ्यूचर, डिलीवरी इन नियर फ्यूचर। तो मैं गुड्स के टर्म्स में बात करूं, जैसे ही मैं तुरंत इमीडिएटली गुड्स ले लेती हूँ तब मैं उसे क्या बोलूंगी? सेल बोलूंगी। और जब मुझे गुड्स का पोजेशन नियर फ्यूचर में मिलता है तब मैं उसे क्या बोलूंगी? एग्रीमेंट टू सेल बोलूंगी। एग्रीमेंट टू सेल बोलने के लिए मुझे गुड्स के टर्म्स में सोचना होगा, ऐसा नहीं कि पैसा कब दिया है। प्राइस इज ए सेकेंडरी, प्राइस ये सेकेंडरी है, भले मैं अभी पैसा दे दूं या फिर फ्यूचर में जब मुझे गुड्स मिलेंगे तब पैसा दूंगी। फिर मैं एग्रीमेंट टू सेल किसको मानूंगी? मुझे अगर गुड्स का डिलीवरी कब मिल रहा है? फ्यूचर में मिल रहा है, भले ही मैंने प्राइस अभी पे कर दिया हो, तो दैट वुड बी कंसिडर एज व्हाट? दैट वुड बी कंसिडर एज एग्रीमेंट टू सेल। जो गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स, उसमें सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा? ऑफ कोर्स गुड्स, गुड्स विल बी सब्जेक्ट मैटर बिकॉज वी आर गोइंग टू डील इन द गुड्स। गुड्स खरीद रहे, गुड्स बेच रहे। सो ऐसा हो सकता है कि इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस एंड इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स है, क्या ये भी एक टाइप का सेल हुआ? हाँ। क्या ऐसा हो सकता है इमीडिएट पेमेंट ऑफ प्राइस है एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स इन नियर फ्यूचर, क्या ये भी एक टाइप का सेल हुआ? बट वो क्या है? एग्रीमेंट टू सेल है, दैट विल बी एग्रीमेंट टू सेल। क्या ऐसा हो सकता है पेमेंट ऑफ प्राइस एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स विल बी नियर फ्यूचर? यस, वो क्या है? वो है एग्रीमेंट टू सेल, क्योंकि गुड्स मुझे बाद में मिलने वाले हैं। ऐसा हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड पेमेंट ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, हो सकता है। ये क्या है? सेल है। क्यों? क्योंकि गुड्स का डिलीवरी मुझे अभी मिल गया है, इसके लिए, है ना? सो जब सेल है या एग्रीमेंट टू सेल है, ये डिटरमाइन करने के लिए हम प्राइस को नहीं देखेंगे, हम किसको देखेंगे? गुड्स को देखेंगे, पोजेशन ऑफ गुड्स देखेंगे। अभी मिला है तो सेल हो गया, बाद में मिलने वाला है तो क्या हो गया? एग्रीमेंट टू सेल हो गया। नाउ वी हैव वन इंपॉर्टेंट डिफरेंस ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। सेल मतलब क्या? देयर इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, हाउ? इमीडिएटली पैसे दो, ओनरशिप ट्रांसफर कर लो। टेल मी, क्या रिस्क ओनरशिप के साथ साथ आती है? हाँ। जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए, रिस्क भी। अभी आपने इतना बिंदास बोल दिया, मैम ये फोन के साथ कुछ भी करो, क्योंकि उससे आपको लेना देना नहीं है। अभी मैं अगर ये फोन की ओनर हूं तो रिस्क भी मेरा रहेगा, आइदर फोन टूटे या कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली रिस्क विल बी ऑफ माइंड। बट अगर ये कोई गुड्स के ओनर आप होते तो आप ऐसा बोलते? नहीं बोलते, क्योंकि रिस्क किसका होता था? आपका होता था। एग्रीमेंट टू सेल में क्या प्रॉपर्टी एंड गुड्स विल पास टू द बायर ऑन फ्यूचर डेट? डेफिनेटली फ्यूचर डेट पे पास होगी प्रॉपर्टी। ओके। क्या सेल ये एग्जीक्यूटेड माना जाएगा? एग्जीक्यूटेड का मतलब होता है पास्ट में क्या हो गया, एक साइड का कंसिडरेशन कंप्लीटेड है। और एग्रीमेंट टू सेल क्या मैं एग्जीक्यूटरी बोल सकती हूँ? बिकॉज डिलीवरी ऑफ गुड्स विल डन इन नियर फ्यूचर। अगर सेल में अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ तो द सेलर कैन sue द बायर फॉर द प्राइस। जैसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ, ब्रीच का होना मतलब क्या? अल्टीमेटली कोई कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे एक सेलर है और एक बायर, इमेजिन करो मैं सेलर हूँ और आप बायर हो। अगर सेल हो गया मतलब गुड्स दे दिए और सामने वाले बायर ने पैसा नहीं दिया अभी तक, मतलब रेमेडी ब्रीच हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन में ब्रीच हो गया, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हो गया। मेरे पास क्या ऑप्शन होता है एज अ बायर, एज अ सेलर? आई हैव ओनली ऑप्शन टू sue फॉर द प्राइस। क्यों? सेल हो चुका है गुड्स, इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? सिर्फ प्राइस के लिए स्यू कर सकती हूँ। बट एग्रीमेंट टू सेल के केस में द अग्री पार्टी कैन स्यू फॉर डैमेजेस ओनली। सिर्फ डैमेजेस। क्यों? क्योंकि अभी तक गुड्स सेल किया ही नहीं है, या गुड्स का पोजेशन एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, तो किसके प्राइस के लिए स्यू करें? वी विल स्यू ओनली फॉर द डैमेजेस। क्यों? क्योंकि अनदर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है? ब्रीच किया है, कैंसिल किया है। किसको डाउट है ये पॉइंट में? एनीबडी डाउट? बहुत सिंपल है। सेल में अगर ब्रीच किया तो सेलर कैन स्यू फॉर प्राइस। एग्रीमेंट टू सेल में स्यू किया, ब्रीच किया तो देन सेलर कैन जस्ट स्यू फॉर द डैमेजेस। प्राइस का सवाल ही नहीं आता ना, क्योंकि अभी गुड्स गए ही नहीं है सेलर बायर के पास। इसके लिए पार्टीज, मुझे बताओ सेल के केस में अगर गुड्स का कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, लॉस हो गया, जिम्मेदारी किसके?
विल बी लाइबल? बायर विल बी लाइबल क्योंकि सेल हो चुका है. एग्रीमेंट टू सेल में कौन लाइबल होगा? सेलर, क्योंकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है. रिस्क कौन बेयर करेगा सेल में? बायर विल बेयर द रिस्क. एग्रीमेंट टू सेल में सेलर विल बेयर द रिस्क बिकॉज प्रॉपर्टी इज नॉट येट ट्रांसफर्ड. राइट्स, सेल के केस में एक राइट होता है, क्रिएट जस्ट इन रेम. इसका मतलब है राइट अगेंस्ट ऑल, राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड. मैंने एक एग्जाम्पल दिया था इन लोगों को कि अगर मैं 14 रुपीज देकर मैगी का पैकेट खरीद कर लेके आऊं, तो वो मैगी का पैकेट मैं कच्ची मैगी खा जाऊं, या मैगी बना के खाऊं, या वो किसी को गिफ्ट करूं, या वो उसको फेंक दूं, मर्जी किसकी? मेरी मर्जी ना. मैंने लाई है मैगी का पैकेट 14 रुपीज देकर, वो भी. सो अल्टीमेटली दैट इज नथिंग बट जनरल प्रॉपर्टी हो जाएगी वो. सो दैट विल बी नथिंग बट राइट अगेंस्ट होल वर्ल्ड. ये फोन को, क्या इसको मेरे को राइट है अगेंस्ट होल वर्ल्ड? कोई कुछ भी बोले, ये फोन को मैं तोड़ भी सकती हूँ, फेंक के भी मार सकती हूँ, बिकॉज आई हैव राइट. क्यों? जनरल प्रॉपर्टी मेरे पास है इसके लिए. ये कब होता है? सेल के केस में होता है. बट एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या होता है? राइट जस्ट इन पर्सनम. वी हैव राइट अगेंस्ट अ पर्सन, नॉट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. क्यों? क्योंकि अभी तक क्या प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है क्या? नहीं हुई है, इसके लिए. कच्ची मैगी खाते नहीं हो क्या तुम लोग? हाँ, कच्ची मैगी ही खाते हैं, क्या बात है. सबने मिलके कम पड़ी पूरी क्या? राइट ऑफ रीसेल. बायर कैन रीसेल द गुड्स. बायर कैन रीसेल द गुड्स, यस. कैन. जहां पे एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, वहां पे क्या बायर रीसेल गुड्स करने का सवाल ही आता है? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि गुड्स ही नहीं है उसके पास. अगर सेलर अभी सेलर और बायर के प्रोस्पेक्टिव से ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजिंग है. सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो, सेल के केस में सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या करे? बोलो, सोचो और बोलो. इधर देखो ही मत. सेल हुआ, सेल हुआ, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया. बायर से वो क्या करेगा? सिर्फ प्राइस मनी क्लेम करेगा, है ना. सेलर इंसॉल्वेंट है, मेरे को पैसों की जरूरत है, दे पैसे. क्योंकि अभी तक मे बी बायर ने पैसे नहीं दिए होंगे. गुड्स को मांग सकता है क्या वापस? सेल के केस में कभी गुड्स को वापस नहीं मांग सकते, क्योंकि ऑलरेडी गुड्स हैव बीन सोल्ड, है ना. दूसरा, अगर एग्रीमेंट टू सेल में, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर इंसॉल्वेंट हुआ तो क्या करे? एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल में सेलर हो गया इंसॉल्वेंट. एग्रीमेंट टू सेल में सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, गुड्स अभी तक उसके पास ही, डिलीवरी दिया नहीं ना, कुछ नहीं होगा. अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट वाले आके क्या उसकी प्रॉपर्टी जब्त करते हैं और उसके लाइबिलिटीज पे ऑफ करते हैं. तो ऑफकोर्स ऑफिशियल असाइनी विल कम एंड दे विल टेक कंट्रोल ओवर द गुड्स विच इज एग्रीड टू बी सेल. वो जो गुड्स उसमें साइड में रख रखा है, क्या वो गुड्स पे कंट्रोल लेंगे? हाँ, ऑफिशियल असाइनी आकर कंट्रोल लेंगे ना. तो वो इंसॉल्वेंट हुआ, ये दिया है, इसका मतलब ही ऐसा है कि बाबा ही इज नॉट एबल टू पे हिज ड्यूज. एक मिनट, मैं बोलती हूँ. नहीं नहीं नहीं, तू कंफ्यूज हो गया. एक मिनट. गुड्स है, गुड्स मतलब एसेट. क्या हमारा लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा हो गया तो हम इंसॉल्वेंट होते? हाँ. सो ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन के एसेट है 50,000, और इंक्लूडिंग दैट गुड्स जिसने उसने वो सेल करने के लिए बाजू में रखा है, इंक्लूडिंग दैट गुड्स उसके एसेट है 40,000. क्या हो गए लाइबिलिटी ज्यादा? हो गए लाइबिलिटी ज्यादा. दूसरी बात, क्या वो ड्यूज पे करने के लिए लाइबल है? नहीं है, इंसॉल्वेंट दिया है, हम यही समझेंगे कि इज नॉट लाइबल टू पे ड्यूज. अभी क्या जो उसकी 50,000 की लाइबिलिटी है, वो 40,000 के एसेट में से पे करना चाहिए? करना चाहिए. तो उसके लिए क्या करेगा कोर्ट? ऑफिशियल असाइनी मतलब जो लोग कोर्ट ने डिसाइड करके दिए हैं, वो लोग आएंगे, दे विल टेक कंट्रोल ओवर द एसेट. जो भी 40,000 का एसेट है उसके ऊपर कंट्रोल लेंगे एंड देन फर्दर क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोपोर्शनेटली.
बायर ने गुड्स ले लिए मतलब वो एग्रीमेंट टू सेल नहीं सेल होता है. हम्म. अनऑफिशियली जाके फिर से गुड्स ले लिए. हाँ, अनऑफिशियली जाके वैसे गुड्स नहीं लेता है. सेल के केस में एक ही राइट होता है, यू कैन जस्ट स्यू फॉर द प्राइस, क्योंकि लीगल टर्म्स में पढ़ा रही हूँ इसके लिए. अभी अगर अनऑफिशियली लिए तो उसको कुछ नहीं कर सकते, या फिर अगेन अगर इलीगली या अनऑफिशियली लिए तो बायर विल हैव ऑप्शन टू स्यू द सेलर. ऐसे कैसे लिए गुड्स? अच्छा, अनऑफिशियल इलीगल नहीं होता है तो क्या होता है? फिर क्या होता है? इलीगल सी, अनऑफिशियल, इलीगल, जो इथिकल नहीं है, अनइथिकल, ये सारी चीजें विच इज नॉट राइट अगेंस्ट द लॉ, दैट विल बी वॉइड. इलीगल मतलब, बेसिकली इलीगल मतलब क्या होता है कि बाबा किसी का मर्डर करे, ड्रग सेल करे, ऐसी चीजें इलीगल, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक लिस्ट गिवन है. बट जो अनऑफिशियल चीजें होती है, क्या वो भी तो लॉ की नजर में वॉइड है? यस, दे आर वॉइड इन आइज ऑफ लॉ. तो इट कांट बी कंप्लीटेड, कांट बी फुलफिल्ड. मतलब हम कोई चीज अनऑफिशियल है बट वो इलीगल नहीं है, इसके लिए वो वैलिड है, ऐसा नहीं हो सकता. अनऑफिशियल चीज जो होती है वो अनऑफिशियल होती है, अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी. वी कांट इन्फोर्स. अनऑफिशियल वैलिड क्यों होगा? अनऑफिशियल वैलिड क्यों होगा, मेरे को बता. सी, तूने ब्राइब दिया, तूने ब्राइब दिया. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हर अनऑफिशियल चीज इलीगल होती है, बट क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि कोई अनऑफिशियल चीज वॉइड हो सकती है? डेफिनेटली, एवरी अनऑफिशियल चीज इज वॉइड. अभी करने वाले करते हैं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ. बट अगर सेलर ने अनऑफिशियली गुड्स लेकर आ गया, गुड्स लेकर आ गया, क्यों? क्यों तो बायर ने पैसा नहीं दिया, बोले जा मेरे को नहीं, तेरे को सेल करना है, गुड्स लेकर आ गया. इस पे अगर बायर को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, तुम लोग तीनों का क्या कचकच बड़बड़ चल रहा है? ए, क्या चल रहा है? मेरे क्लास का रूल है, मैं जब पढ़ाती हूँ किसी का भी डाउट हो, कोई भी बीच में बड़बड़ ना करे. मैं क्या बोल रही थी? अगर सेलर ने अनऑफिशियली गुड्स लेकर आ गया, ठीक है, वो बायर का है क्योंकि बायर ने पैसा नहीं दिया. इस बात पे अगर बायर ने कुछ नहीं बोला तो वो वैलिड मानेंगे. बट अगर बायर इस पे ऑब्जेक्शन उठाता है कि यू कैन जस्ट स्यू फॉर द प्राइस, मे बी बायर को थोड़ा बहुत नॉलेज होगा लॉ का, कि तू बस प्राइस के लिए स्यू कर लेकिन मेरा गुड्स उठा के मत लेके जा, तो इन दैट केस सेलर फंसेगा. कैसे फंसेगा? बिकॉज दैट इज द रूल. फंसेगा अल्टीमेटली, उस पे उसको डैमेजेस पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर वापस कुछ लीगल चीजें होगी. अल्टीमेटली ये चीजें बियॉन्ड कंट्रोल है. कभी भी कोई भी सेलर के पास ऐसा राइट नहीं होता है कि वो जाकर गुड्स को उठाकर लेके आए. ये तो दादागिरी हुई है ना, दादागिरी हुई. तो ये गलत है लॉ की नजर में, और वो ऐसे उठा के लेकर आता है, उसके गुड्स का प्राइस उसको मिलेगा, बट हो सकता है उसको कुछ डैमेजेस पे करना पड़े. अगर बायर वैसा स्मार्ट निकला तो बायर बायर ने बोला देख, तूने बस स्यू करना चाहिए था प्राइस के लिए, तूने इधर ज्यादा शहानपना किया है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, पुलिस का हेल्प लूंगा. ये केस में क्या सेलर को उसका प्राइस मिलेगा, सेलर को उसका प्राइस मिलेगा, बायर को उसका गुड्स मिलेगा. बट क्या ये सब कोर्ट के झमेले में फंस जाएगा सेलर? अल्टीमेटली फंसेगा. कुछ डैमेजेस पे करना पड़ेगा क्योंकि उसने ओवर रूल किया है, फॉलो नहीं किया है इसके लिए. बट अगर बायर कुछ नहीं बोलता है, बायर बोलता है चल ठीक है मैंने पैसे नहीं दिए, तू गुड्स लेकर जा, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, किसको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ हुआ है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरह हो जाएगा. इफ नो पार्टी सेज एनीथिंग देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल कम बिकम्स वैलिड. बट अगर कोई पार्टी मतलब अग्रीव पार्टी आवाज उठाती है, तो एटलीस्ट सामने वाली पार्टी और अनदर पार्टी विल हैव टू पे द डैमेजेस. हाँ, अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया सेल के केस में, तो
बायर इंस्टॉलमेंट हुआ, अभी तक पैसा नहीं दिया है। सेल हो गया। सेल हुआ या नहीं हुआ ये प्राइस के टर्म्स में कभी मत समझना। सेल हुआ या नहीं हुआ गुड्स के डिलीवरी के टर्म्स में समझना। सेल हो गया है, इमेजिन प्राइस नहीं दिया है, अब हो गया आपका बायर इंसॉल्वेंट, क्या करेंगे? बैड डेट्स मानेंगे? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ऑफिशियल असाइनी विल कम एंड हैव कंट्रोल। हाँ, ऑफिशियल असाइनी कैन कम एंड टेक कंट्रोल ओवर द गुड्स ऑफ द बायर व्हेन बायर इज इंसॉल्वेंट एंड नॉट द सेलर। सेलर अगर खुद के हाथ में लॉ लेता है तो वो गलत है। बट अगर सेलर कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा, सर मेरा प्राइस नहीं दिया है, ये देखो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो कोर्ट के बंदे जाकर उसके गुड्स पे कंट्रोल लेंगे। वो खुद जाके कोई कार्यवाही खुद के हाथ में नहीं ले सकता है। कर सकता है बट दैट विल बी होल एंड सोल डिसीजन ऑफ द कोर्ट। मतलब क्या है, कोई कार्यवाही वो खुद के हाथ में नहीं ले सकता है, कानून खुद के हाथ में नहीं ले सकता है। ही कैन जस्ट इनवे इन्फॉर्म, ही कैन जस्ट कन्वे, ही कैन जस्ट रिक्वेस्ट। देन है, अगर एग्रीमेंट टू सेल में बायर इंस्टॉलमेंट हो गया तो हु विल टेक कंट्रोल ओवर द गुड्स? ऑफ कोर्स, व्हाई ऑफिशियल असाइनी? सेलर विल टेक कंट्रोल। अभी तक गुड्स सेल ही नहीं किया है, और क्या है, अभी तक गुड्स सेल ही नहीं किया है, सेलर को पता चल गया अरे वो इंसॉल्वेंट हो गया है, क्या करेगा? सेलर बोलेगा जा मेरे को नहीं करने का, कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट कर देगा ना वो। ही विल टेक कंट्रोल ओवर द गुड्स बिकॉज बायर इज नॉट, बिकॉज बायर इज नॉट एबल टू सी। एंटीसिपेटरी ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को ये टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं करना है, प्रायर ब्रीच करना। बट व्हेन यू गेट टू नो दैट बायर इज इंसॉल्वेंट, ही इज नॉट एबल टू पे द प्राइस, देन डेफिनेटली यू कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, नो प्रॉब्लम, आपका प्राइस ही नहीं आएगा पैसा वसूल। तो देन ऑफिशियल असाइनी का कुछ यहाँ पे रोल नहीं होगा, किसका रोल होएगा? सेलर का रोल होगा। हाँ, अभी एक वापस से एक बार एक चीज सुनाती हूँ। मेरे को साइड बिजनेस स्टार्ट करना है, इसके लिए मेरे को ट्रक लेना था, ट्रक का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करना है, ड्राइविंग भी सीख ही रही हूँ। तो ट्रक का ड्राइविंग अलग होता है ना, अरे ट्रक का ड्राइविंग अलग होता है, तो सीखना पड़ता है वो, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग तो लेना पड़ता है। तो क्या हुआ, तो मैं चली गई एक ट्रक के शोरूम में। ट्रक के शोरूम में मुझे एक ट्रक पसंद आ गया, और वो जो ट्रक का ओनर है, वो जो ट्रक का ओनर है, मैंने उसको पूछा सर ये वाली जो ट्रक है कितने में है? उसने बोला मैम 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए में आपको ये ट्रक मिलेगी। मैंने थोड़ा रिक्वेस्ट किया डिस्काउंट वगैरह के लिए, वो बोले लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। तो ऐसी थोड़ी बेइज्जती हो गई, एंड मैं आ गई शोरूम के बाहर। मैंने बोला अभी बिजनेस तो स्टार्ट करना है, वैसे पैसा तो है नहीं मेरे पास, ट्रक खरीदने के लिए भी 20 लाख रुपया, 20 लाख रुपया भी नहीं था। फिर मैं आ गई चुपचाप घर पे, और घर पे आने के बाद देन मेरा कोई दोस्त आ गया था घर पे, बोले क्या प्रॉब्लम है, इतना टेंशन में क्यों है? मैंने बोला यार मेरे को एक बिजनेस स्टार्ट करना है, साइड बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए मेरे को एक ट्रक चाहिए थी, लेकिन वो ट्रक है 20 लाख रुपए की, जो कि मेरे कैपेसिटी से बाहर है, मैं इतना महंगा खरीद नहीं सकती हूँ। सो उसने बोला टेंशन लेने की बात नहीं है, कम विथ मी। सो मैं उसके साथ चली गई, एसबीआई बैंक में लेकर गया मेरे को, उसके पहचान का था एसबीआई बैंक का मैनेजर। सो मैंने पूरा मैनेजर को मेरी कथा सुनाई, सर मेरे को एक ट्रक बाय करना है विच कॉस्ट अराउंड 20 लाख रुपीज, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ बिजनेस, पूरे डिटेल्स वगैरह उनको दिए। सो मैनेजर बोला नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम, वी विल बाय ट्रक ऑन योर बिहाफ। मैंने बोला ठीक है, बट मेरे को क्या फायदा ना, मेरे को क्या फायदा होगा उससे, आप ट्रक बाय करोगे, ओनरशिप तो आपका रहेगा। सो मैनेजर बोला ऐसा नहीं है, हम, आप बाय नहीं कर सकते हो, इसके लिए हम ट्रक बाय करेंगे, आपके बिहाफ पे ट्रक बाय करेंगे, और आपको वो ट्रक दे देंगे। मैंने बोला वाह अच्छी बात है, आपको ट्रक दे देंगे। ट्रक कितने का है? 20 लाख रुपए का। तो आपको क्या करना है, एक इक्वेटेड, जैसे आपका ईएमआई होता है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, सो वैसे ही आपको एक अमाउंट हम डिसाइड करके देंगे एवरी ईयर। एवरी ईयर होता है जनरली, ये जो मैंने मंथ का बोला एवरी ईयर या एवरी मंथ कंसीडर जो भी है, आपको इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट में क्या करना है, उसका अमाउंट पे करना है। तब मैंने बोला तब तक क्या मैं यूज कर सकती हूँ? हाँ बोले आपके यूज करने के लिए तो हम बाय कर रहे हैं, यूज करने के लिए तो हम बाय कर रहे हैं। तो 20 लाख के हमने 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट डिसाइड कर लिए।
क्या बोले, हर हर महीने मेरे को कितना पे करना है, 2 लाख पे करना है, 2 लाख का कैपेसिटी में है, 2 लाख पे करो। चलेगा, बोले नो प्रॉब्लम। और वो ट्रक उन्होंने मेरे को दे दी। मैंने ट्रक परचेज की क्या? नहीं, अभी तक नॉट येट, आई हैव नॉट परचेस्ड द ट्रक। बट क्या मैंने ट्रक उधारी रेंट पे ली? हायर मतलब रेंट। क्या मैंने वो ट्रक हायर करके ली? यस, आई हैव टेकन ट्रक ऑन हायर बेसिस। तो ये मेरा क्या हो गया? हायर परचेस हो गया। ये मेरा क्या हो गया? हायर परचेस हो गया। जब मैं कोई गुड्स हायर परचेस पे लेती हूँ, अभी तक ओनरशिप मेरा नहीं है, प्रॉपर्टी मेरे को ट्रांसफर नहीं हुआ है, बट कैन आई यूज दिस गुड्स? डेफिनेटली आई कैन यूज दिस गुड्स, नो प्रॉब्लम। मैं वो गुड्स को यूज कर रही हूँ, बट अभी तक ओनरशिप मेरा नहीं है। ये ओनरशिप मेरा कब होएगा? ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जब मैं 10th इंस्टॉलमेंट 2 लाख का पे करूंगी, जब 2 लाख का मैं 10th इंस्टॉलमेंट पे करूंगी, तब जाके ट्रक बैंक वाले किसको करेंगे? मेरे नाम पे कर देंगे। तब जाके ट्रक बैंक वाले मेरे नाम पे कर देंगे। अल्टीमेटली जो पर्सन या जो बंदा गुड्स को हायर पे लेता है, यहाँ पे क्या मैंने गुड्स को हायर पे लिया था, दिख रही है राधिका मैम? सो क्या मेरे को हायरर बोला जाएगा? जैसे बेलर बेली, बायर सेलर, प्लेजर प्लेजी, उसी वे में हायर परचेस में हायरर और हायरी होता है। जो पर्सन गुड्स को हायर पे खरीदता है, उसे हायरर बोला जाता है। जो पर्सन गुड्स को हायर पे देता है, उसे हायरी बोला जाता है। हायरर एंड हायरी। वो जो हायरर का है, गुड्स हायरर का कब होगा? ऑन द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ऑन द पेमेंट ऑफ द फाइनल इंस्टॉलमेंट। बट 10 इंस्टॉलमेंट है मेरे पास, मतलब अच्छा खासा टाइम है, 10 महीने 10 साल का टाइम है समझ लो। अगर इन बिटवीन, अगर इन बिटवीन मैं, मेरे को लगा यार ट्रक उतना मेरे को इफिशियंसी नहीं दे रहा है, या ट्रक से मैं उतना प्रॉफिट कमा रही नहीं रही, ट्रक से उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, सारा कॉस्ट ही जा रहा है, तो क्या मैं चाहूँ तो उसको खरीदने के लिए मेरा प्लान कैंसिल कर सकती हूँ? कैन आई कैंसिल माई प्लान टू बाई द ट्रक? तो मैं क्या करूं? अगले इंस्टॉलमेंट पे नहीं करती हूँ, बैंक वाले आएंगे ट्रक को लेकर जाएंगे। सो अंटिल द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, हायर हैव ऑप्शन टू चेंज हिज माइंड or change her mind or to cancel the contract और टू रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। जब तक मैं लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट पे ना करूं, तब तक मेरे पास ऑप्शन होता है डिसाइड करने का, लू या ना लू, खरीदू या ना खरीदू। वो गुड्स का इफिशियंसी देख के मैं क्या करूंगी? डिसाइड करूंगी दैट आई हैव टू बाय द ट्रक और आई हैव नॉट टू बाय द ट्रक। करेक्ट है? समझा? इसको बोला जाता है हायर परचेस एग्रीमेंट। हायर परचेस एग्रीमेंट में जो गुड्स को हायर पे लेता है, उसे हायरर बोला जाएगा। जिससे हायर पे लिया जाता है, उसे हायरी बोला जाएगा। अभी तक ओनरशिप हायर का रहेगा टिल द पेमेंट ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट। जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, ओनरशिप किसका हो जाएगा? हायरर का हो जाएगा। क्या इन बिटवीन, मतलब इन बिटवीन पेमेंट जो इंस्टॉलमेंट्स है, क्या इंस्टॉलमेंट के पेमेंट के बिटवीन हायरर चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है? कर सकता है, नो प्रॉब्लम। हायरर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर पेइंग द लास्ट इंस्टॉलमेंट बिकॉज रिस्क इज नॉट येट ट्रांसफर्ड। एनी डाउट? हायर परचेस वेरी क्लियर। सेल क्या होता है समझा, बेलमेंट क्या होता है समझा, प्लेज क्या होता है समझा, हायर परचेस क्या होता है समझा? समझा? नाउ ये आपके सामने टेबल मैंने डिस्प्ले किया है। आई वॉन्ट एवरी वन टू गो थ्रू द टेबल। हर एक पॉइंट अच्छे से रीड करो। कुछ नहीं समझा तो बोलो, मैं डिस्कस करती हूँ। हर एक पॉइंट रीड करो। आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। बोनाफाइड परचेसर में डाउट आएगा, उसके अलावा तो कहीं डाउट नहीं आना चाहिए। सारे पॉइंट रीड करो, फिर मैं समझाती हूँ, अगर ना समझे तो।
जो लोग दो दो बार कर रहे हैं उनकी अच्छे से रिवीजन हो रही है, जो लोग एक बार करके घर पे लिख रहे हैं उनकी भी अच्छे से रिवीजन हो रही है। सो है, विन विन सिचुएशन में है दोनों, मतलब स्प्लिट भी किया तो भी कोई ये नहीं है प्रॉब्लम। क्या हुआ? यश तेरे बाजू में कोई नहीं बैठा क्या, अकेला बैठा है? ट्रांसफर ऑफ टाइटल, ओके। ये फोन मेरा है, मैंने खरीद लिया है, मतलब सेल हो चुका। ये फोन मेरा है तो मैं क्या तेरे को सेल कर सकती हूँ आगे? कर सकती हूँ। तो अल्टीमेटली मैं कौन हुई? बोनाफाइड परचेसर हो गई। मैंने फोन को बाय किया और मेरे को पता नहीं है फोन पे क्या ड्यूज है कुछ नहीं। सो बायर कैन इजीली ट्रांसफर द टाइटल टू बोनाफाइड परचेसर। कैन आई ट्रांसफर दिस टाइटल टू कबीर सिंह? यस, कर सकती हूँ मैं। अभी हायर परचेस के केस में क्या हायरर टिल द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट सेल कर सकता है वो ट्रक? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अभी तक ओनरशिप है ही नहीं। सो हायरर कैनॉट पास टाइटल। सेल के केस में बायर कैन पास टाइटल क्योंकि रिस्क उसका है। बट ये दे सकता है, बट ही विल हैव टू टेक कंसेंट ऑफ द बैंक। क्योंकि फर्दर वो जो देखा था वो रूल है, डेलीगेटी कैनॉट डेलीगेट, वही होगा यहाँ पे भी। मतलब एजेंसी नहीं है फिर भी ऐसा होगा। मेरे हिसाब से बैंक परमिशन बहुत से केसेस में नहीं देगा। नहीं देगा कि आपको हमने दिया है हायर परचेस के लिए, अगर आप किसी और को प्रॉपर्टी दोगे और उसने तोड़ फोड़ के सत्यानाश कर दिया तो इतना रिस्क कौन लेगा? सो दे सकते हैं बट यू विल हैव टू टेक कंसेंट ऑफ द रियल ओनर। डन। अच्छा, रीड कर रहे हो? देन आपको रीड करना है सेल एंड बेलमेंट। बेलमेंट में और एक बार समझा देती हूँ डिटेल में, नहीं तो आप ही समझाओ मेरे को। अच्छा, क्या होता है बेलमेंट? टेल मी। एक एक जन एक एक छोटा 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 पॉइंट बोलेगा पूरा बेलमेंट। हाँ, 1 2 3 बोल। ओके, करेक्ट, बोल। नहीं नहीं, बहुत सी चीजें बेलमेंट को के बारे में जो याद। हाँ बोल आकांक्षा। बेलमेंट में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, वेरी नाइस। बेलमेंट में कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी, वेरी नाइस। पर्पस कंप्लीट होने के बाद आपको रिटर्न करना होता है, वेरी नाइस। हाँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ बिलमेंट, वन इज ग्रेटिट्यूस, वन इज नॉन ग्रेटिट्यूस। हाँ बोल चैताली, व्हाट इज ग्रेटिट्यूस बोल दे। इन लव, आउट ऑफ लव दिया है या वॉलेंट्रीली दिया है, वो हो गया ग्रेटिट्यूस। नॉन ग्रेटिट्यूस मतलब क्या? फॉर सम कंसिडरेशन दिया है, वो नॉन ग्रेटिट्यूस। हाँ, पार्टीज बेलमेंट में क्या है? बेलर एंड बेली। कोई ऐसे बोल सकता था बेलमेंट का सब्जेक्ट मैटर गुड्स होता है ना? गुड्स इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट बिकॉज कोई ऐसी चीज को ही आप बेल कर सकते हो जो कि क्या है? गुड्स है, मतलब मूवेबल है, टेंजिबल है। एग्जैक्टली exactly. एग्जैक्टली exactly. बेली का ड्यूटी बोला उसने, क्या ड्यूटी है बेली का? दैट ही शुड नॉट मिक्स द गुड्स बेल्ड विथ हिज ओन गुड्स। वेरी नाइस। हु? मेरे को एक एक जन बोल रहा है, सब लोग उनका पॉइंट सुनो, मतलब आपका पॉइंट डुप्लीकेट नहीं, डुप्लीकेशन नहीं होगा। करेक्ट। Bailey should take care of Bailey should reasonably take care of goods as a man of ordinary prudence. Very nice. बोल नकुल। Exactly. Purpose is accomplished. हाँ बोल।
करेक्ट. एनी एस्पिरेशन इन प्रॉफिट शुड बी रिटर्न, दैट इज राइट ऑफ बेली, है ना. एनी एस्पिरेशन शुड बी रिटर्न टू द ओनर. हाँ बोलो, इधर मुजम्मिल बोल एखादा. ओनरशिप डज नॉट ट्रांसफर, ओनली पोजेशन इज ट्रांसफर. ओके. हाँ तू बोल साहिल. कुछ याद आ रहा है? बेलर, बेली, राइट्स, ड्यूटीज, एनीथिंग. बट मेरे को क्लियर बोल कि तुझे क्या याद आ रहा है. बेलमेंट में गुड्स ट्रांसफर हो सकते हैं बट ओनरशिप नहीं. हाँ. और पीछे यश सोच रहा है. सोच सोच मंथन. एग्जैक्टली exactly. किसके किसके साइड से बोल रहा है तू? बेली कि बेलर? बोल बोल. नोटिस देके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते. रिवोक कौन करेगा? रिवोक जिसका गुड्स है वही रिवोक करेगा. सो बेलर कैन रिवोक द गुड्स बाय गिविंग नोटिस. करेक्ट. हाँ. बेलर ने सारा क्या करे? एग्जैक्टली. ही शुड डिस्क्लोज अबाउट द फॉल्ट इन द गुड्स. बेलर शुड डिस्क्लोज. हाँ बोल. तुम लोग बातें क्यों कर रहे हो? जिसको जो याद आ रही है मेरे को बोलो, मैं पूरा डिटेल. हाँ. ऑर्डिनरी. नॉट एक्स्ट्रॉर्डिनरी. उल्टा बोली क्या? उसने जो बोला उसका उल्टा. हाँ तनुजा बोल. सोच रही है. हो गए क्या? एक हाथ बहुत छूट गए, चार पांच. हाँ बोल. हु शुड बेयर नेसेसरी एक्सपेंसेस? इफ necessary expenses is bared by Bailey, then Bailor should indemnify. कंपेंसेट इंडिमनिफाई करना पड़ेगा. चलो होशियार. मस्त. अच्छा. सबने बोल दिया है. राइट्स, ड्यूटीज बहुत बहुत तुम लोगों ने, मुझे नहीं लगता घर पे पढ़ा होगा बेलमेंट. बट तुम लोगों को इतना सारा क्यों याद है? क्योंकि हमने यहाँ पे ही चार चार पांच पांच बार पढ़ लिया है. इसके लिए घर पे पढ़ो. देखो तुम लोगों को पक्का सब कुछ याद आ जाएगा. जो तूने उल्टा पॉइंट बोला उसको भी उल्टा कर देना, है ना. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसको कंसीडर अच्छे से करो. कौन से एक्सपेंसेस बेयर किए जाते हैं? ऑर्डिनरी प्लस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. कौन से केस में? नाउ आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू दिस 3 पॉइंट. सेल बेलमेंट देख लो. कुछ नहीं आता है, नहीं समझा क्या है क्या नहीं, देख लो. बहुत बार देख लिया और एक बार देख लो. अथर्व ऐसा जा रहा है. डोक्यावरून वरी चाललं का? हो. ठीक है. तो तेरे को तेरे को रिकॉर्डेड लेक्चर का एक्सेस मिल गया? जब मिलेगा तब तू देख लेना. और नहीं कुछ समझा, क्योंकि हमने सिर्फ एक यूनिट कवर किया है, एक यूनिट का आधा पार्ट. जब तू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कर लेगा पूरा समझ जाएगा. और नहीं कुछ समझा तो मैं हुई यहाँ पे. कुछ भी डाउट हो क्लास के बीच में भी पूछ सकता है, क्लास के बाद भी पूछ सकता है. ये लोग चार चार पांच पांच बार पढ़ के इतने 30 मार्क का बने हैं. यहाँ पे कोई 30 मार्क का नहीं है. तारीफ की ना. अल्टीमेटली मेरे को बोलना है कि ये लोग 30 मार्क का बन गए हैं अभी, 3 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ाने के बाद. तू एक बार पढ़ने के बाद बन जाएगा. इधर जम रहा है. नहीं लिंक लग रही है तेरी. सोहम ना. हाँ देख नाम कैसे परफेक्ट याद. पढ़. सबके लिए एप्लीकेबल है पढ़ना. या जिनको ये क्लास में आकर ऐसे दिखाना है कि हमने तो पढ़ लिया पहले 4 दिन, फिर वो नहीं आए तो भी चलेगा. आई डोंट माइंड. जा सकते हो. जिसकी मर्जी हो वो जा सकते हो. जिसकी मर्जी बैठना है वो बैठो ना. क्या चल रहा है रे?
वो तुम लोग बाद में डिस्कस करो। इको का लेक्चर कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ है, वो लॉ के लेक्चर में क्यों डिस्कस करें? मैं बता दूंगी बाद में, मैं बता दूंगी कंफर्म न्यूज क्या है क्या नहीं। तुम क्यों इतना लोड ले रहे हो? मतलब तू फोन देख रहा है? इसके आज के दिन बाद मेरे क्लास में फोन अलाउड नहीं, और कोई फोन देखेगा ना सच में उसका फोन मैं 2-4 दिन तो देने ही नहीं वाली हूँ। अभी आप ऐसे बहुत ग्रांटेड लेते हो, मैम सिर्फ बोलते हैं, लेकिन अभी अगर किसी का मैंने फोन लिया, लास्ट बैच में पूछ लो कितने सारे फोन ऑफिस में जमा हुए हैं। मैं पहले 8 दिन यूज करती हूँ, अच्छा लगा तो मैं रखती हूँ, नहीं अच्छा लगा तो मैं ऑफिस में जमा कर देती हूँ। देखो अभी आपको क्या करना है। अरे बाप रे, एक्सचेंज ऑफर क्या? अरे ये क्या खटारा फोन है? नहीं, ये तुम लोगों के भारी भारी फोन है एकदम। मेरे फोन आधे चलता है, आधा दिन बंद रहता है। अभी क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो बार्टर में डील नहीं करती मैं। पार्टली तुम बोलोगे मैम 1 रुपीज ऑल्सो कंसिडरेशन, मेरा ही लॉ मुझे पढ़ाओगे? मैं तो बहुत महंगे में जाऊंगी फिर। क्या क्या कबड्डी खेल रहे हो क्या दोनों? एक इधर एक इधर। ठीक ठीक है ना, कबड्डी अपन क्रिकेट के साथ कबड्डी कंपटीशन भी रखेंगे ना। पढ़ लिए 3 पॉइंट, कोई डाउट नहीं कि पढ़े ही नहीं। हाँ, एक है सेल और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर मतलब मटेरियल हमारा प्रोवाइड करके हम किसी को काम पे लगाए। जैसे कि आपने, आपको स्टडी टेबल डिजाइन करवाना है, स्टडी टेबल बनवाना है, आपने किसी कारपेंटर को बुलाया और वो बोला सर आप इसको लगने वाला जो स्क्रू है, फर्नीचर है, इसको लगने वाली जो लकड़ियां है, सब क्या करना है आप प्रोवाइड करेंगे, मैं बस आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा। सो क्या ये सेल हुआ? ये सेल नहीं हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर हुआ। कोई ऐसा एग्रीमेंट जहां पे आप मटेरियल प्रोवाइड करते हो, सो मटेरियल प्रोवाइड करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट एंड वर्क लेबर हो जाता है। जैसे गोल्ड का बिस्किट, आपने गोल्ड का बिस्किट आपके गोल्ड स्मिथ को दिया, सुनार को दिया, बोले एक काम कर इससे 2 रिंग बनवा के दे दो, 2 रिंग बनवा के दे दो। तो अभी ये केस में क्या ये सेल हुआ? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर हुआ। क्यों? क्योंकि आप मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो, ही इज जस्ट लेंडिंग यू सर्विस। या फिर, या फिर अभी सपोज आप चले गए ऐसे टहलते टहलते सोने के शॉप में चले गए, आपने वहां से सोना खरीद लिया, सोने की रिंग खरीद ली, क्या ये सेल हुआ? ये सेल हुआ। क्यों? क्योंकि आपने उनका मटेरियल खरीदा है, अल्टीमेटली आपने सिर्फ सर्विस नहीं ली है, आपने गुड्स भी लिए हैं। तो ये क्या हो गया? सेल हो गया है ना जयेश? नहीं वो जयेश नहीं है, वो जयेश है ना? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अलग अलग वे में हो सकता है। जैसे मैंने बोला इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्राइस, ट्रांसफर ऑफ प्राइस इन फ्यूचर, इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन फ्यूचर। इन ऑल द केसेस क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ ये गुड्स है या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स है? बोल सकती हूँ। आइदर वो सेल हो या वो एग्रीमेंट टू सेल हो, इन बोथ द केसेस दैट विल बी व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा? बार बार वही वही चीजें उन्होंने घुमा के दिया, कर लेंगे सब कुछ देख लेंगे। सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा? ऑलवेज गुड्स। क्या गुड्स एग्जिस्टिंग हो सकते हैं? हाँ। क्या गुड्स फ्यूचर हो सकते हैं? एग्जिस्टिंग मतलब विच आर प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और द गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टेल मी 3 टाइप्स ऑफ, सब टाइप्स ऑफ एग्जिस्टिंग गुड्स आइडेंटिफाइड है, आइडेंटिफाइड है। स्पेसिफिक गुड्स, एसेटेन और अनएसेटेन। मैं जो सब पढ़ा रही हूँ, ये कबीर सिंह कैलसी पे कैलकुलेट कर रहा है कि मैम सही पढ़ा रहे हैं नहीं, कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहा है।
सो क्या फोन बिन लगा रहा है क्या कैलसी से किसी को? मैं फोन तो अलाउड नहीं किया. So subject matter is goods that can be existing contingent and future goods. एक बात बोलो, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने से पहले गुड्स पेरिश हो गए तो, खराब हो गए, डिटोरिएट हो गए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा? नहीं होगा. मतलब क्या होगा? वॉइड होगा. या एग्रीमेंट टू सेल है, हमने गुड्स साइड में निकाल के रख दिए और वो एग्रीमेंट टू सेल है, मतलब बायर कस्टमर आके फ्यूचर में वो गुड्स क्या करने वाला है? खरीद के लेकर जाने वाला है. मोबाइल निकाल के रखा था, उतने में दुकानदार का बेटा बहुत आगाव है, उसने क्या किया? खेलते खेलते मोबाइल को धक्का मार दिया, बॉक्स में से मोबाइल गिर के टूट फूट गया. ये केस में क्या एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं. दैट मीन्स ये वॉइड होगा. अभी अथर्व के लिए बोलती हूँ, सोहम के लिए भी बोलती हूँ, वॉइड का मतलब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी एग्रीमेंट को हम परफॉर्म ना कर पाए ड्यू टू एनी रीजन. ड्यू टू एनी रीजन कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहे हैं, टाइम एक्सपायर हो गया है, पार्टी का डेथ हो गया है, या फिर जैसे अपने केस में गुड्स क्या हो गए थे? डिटोरिएट हो गए, खराब हो गए. तो ये केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूट या परफॉर्म ना होना, उसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट क्या होना? वॉइड होना. वैलिड होना मतलब एग्जीक्यूट होना, परफॉर्म होना. वॉइड होना मतलब परफॉर्म ना होना ड्यू टू एन नंबर ऑफ रीजंस. प्राइस. क्या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में प्राइस इज ए इंपॉर्टेंट एलिमेंट? प्राइस ना हो तो वो गुड्स सोगा में आएंगे क्या? नहीं आएंगे. सो क्या प्राइस फिक्स्ड हो सकती है ऑलरेडी? जैसे आप गए ब्लेजर खरीदना है और आप चले गए, ब्लेजर पे एमआरपी है 5,000 6,000, आपने वो उठा के लेकर आ गए, तो क्या वो प्राइस फिक्स्ड है? आप जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदते हो, चिप्स के पैकेट खरीदते हो, पैक फूड खरीदते हो, उस पे एमआरपी है. उस पे एमआरपी होने का मतलब है प्राइजेस फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. अभी कुछ चीजें ऐसी है जहां पे प्राइजेस डिटरमाइन इन कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज. हाउ? मम्मी ने बोला चावल लेके आ, 5 किलो चावल लेके आ. आप चले गए दुकानदार के पास, वहां पे पोता रखा था चावल का, उसमें से उसने 5 किलो गिनकर बाद में प्राइस डिटरमाइन की. तो क्या ये कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज प्राइस डिटरमाइन हुई है? क्या पहले से प्रीफिक्स था क्या? वैसे तो नहीं, पैकेट नहीं बनाए हुए थे, एसरटेन नहीं था, इसके लिए इट वाज नॉट प्रीफिक्स्ड. बट क्या आपने कोर्स ऑफ डीलिंग में उसको फिक्स किया? हाँ. कभी कभी प्राइस ना ही बायर फिक्स कर सकता है ना ही सेलर फिक्स कर सकता है. कौन करेगा ये केस में? वैल्यूअर इज अपॉइंटेड इन दैट केस. वैल्यूअर कौन अपॉइंट करेगा? कोर्ट अपॉइंट करेगा. जनरली ये चीजें ऑक्शन के केस में होती है. ऑक्शन के केस में होती है, जब बोली लगी जाती है तब वो गुड्स के साथ या बायर या सेलर के साथ जस्टिस हो, इसके लिए प्राइस कौन ठहराता है? प्राइस कौन डिसाइड करता है? प्राइस इज डिसाइडेड बाय द वैल्यूअर. अगर वैल्यूअर को मैनिपुलेट किया आइदर बायर और सेलर ने तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. मतलब मैं अभी ये चेयर मतलब वैल्यूअर है, आप मतलब सब क्यों हो, कस्टमर हो, बायर हो, और मैं ये फोन की बोली लगा रही हूँ, फोन की बोली लगा रही हूँ. ये फोन को आज बहुत ही नजर लग गई है, वैसे मेरी नजर लग गई. तो फोन की बोली लगा रही हूँ. पहले मैंने बोला 1 लाख रुपए, 1 लाख एक, 1 लाख 2, तो 1 लाख 3 पे अथर्व बोला मेरे को 1 लाख फाइनल. फिर बाद में नॉट नॉट येट, तब तक सोहम ने बोल दिया 1,05,000, तब तक मंथन ने बोल दिया, एक्सचेंज ऑफर दे दिया उसका. तो ऐसे अपनी बोली चल रही है. बट ये जो वैल्यूअर है, वाइल डिसाइडिंग द बेस प्राइस, मैंने उसको मैनिपुलेट किया. ये चेयर बोला कि तू क्या कर, मेरे मेरे फेवर में डिसीजन दे. ये वैल्यूअर है ना चेयर, मेरे फेवर में डिसीजन दे, मैं तेरे को 5% कमीशन दूंगी. ब्राइब दिया और मैनिपुलेट किया. सो ये केस में क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? यस, लॉ की नजर में वो वॉइड है. या फिर आप भी उसको मतलब किसको, वैल्यूअर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, उसका डिसीजन चेंज नहीं कर सकते हो, या फिर वैल्यूअर के काम में आपने स्ट्रगल किया तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड. झालं. चला कुठे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. समझा क्या? समझा क्या? इसमें क्या है? गुड्स है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 7, 2(7) में गुड्स का डेफिनेशन है, जो कि एकदम अच्छे से आपको पता होना चाहिए. क्या गैस, स्टीम, इलेक्ट्रिसिटी ये गुड्स है कि नहीं?
है, इंटेंजिबल है ना, फिर कैसे है? एग्जैक्टली exactly. इंटेंजिबल होने के बावजूद भी क्या वो सेलेबल है? हाँ, तो वो गुड्स है। क्या वो मूवेबल है? हाँ, तो वो गुड्स है। मैंने चैप्टर खत्म हुआ ये अनाउंस किया, फिर भी मैं पढ़ा ही रही हूँ ना। गुड्स हो गया, फिर हमने टाइप्स ऑफ गुड्स देखे, करेक्ट है, टाइप्स ऑफ गुड्स देखे। व्हाट इज कॉन्टिंजेंट गुड्स, टेल मी। डिपेंड अपॉन द हैपनिंग, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन इवेंट, उसमें जो डील करेंगे वो क्या माने जाएंगे आपके? कॉन्टिंजेंट गुड्स माने जाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। फिर हमने हायर परचेस और बेलमेंट देखा। क्या सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर सेम है? दे आर नॉट सेम। व्हाट इज वर्क एंड लेबर? जहां पे हम मटेरियल प्रोवाइड करते हैं और सामने वाले पार्टी का सिर्फ सर्विस लेते हैं, गुड्स नहीं बाय करते। बट डायरेक्टली गुड्स का बाय करना मतलब क्या सेल हुआ? यस, दैट विल बी सेल। मैंने पैसा दिया और गुड्स खरीदा, क्या ये सेल है? सेल है। ओके, मैंने पैसा दिया और गुड्स का डिलीवरी 2 दिन बाद मिलने वाला है, क्या ये सेल है? ये एग्रीमेंट टू सेल है। बट क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में सेल भी आता है और एग्रीमेंट टू सेल दोनों भी आते हैं। सो बोथ द वेज इट इज। ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे क्या? चलो, रीड क्वेश्चन नंबर 1 एंड आंसर बताओ मेरे को। Contract of sale where property would pass to the buyer on the payment of total price. Property would pass to buyer on payment of total price. लास्ट इंस्टॉलमेंट थोड़ी है। सेल, सेल कैसे? कैसे? टोटल पेमेंट हम ऐसा नहीं मानेंगे। टोटल पेमेंट मतलब उनको अगर हायर परचेज की बात करनी होती तो वो पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट बोलते, टोटल पेमेंट नहीं बोलते। ऐसा हो सकता है ना कि पार्ट पेमेंट दिया है और पार्ट पेमेंट बचा है, बट वो क्या बोल रहा है, सेलर बोल रहा है आधे पैसे दो तभी जाके मैं गुड्स दूंगा, तो क्या हुआ ये? किसको लगता है मैम ये सेल है? किसको लगता है मैम ये एग्रीमेंट टू सेल है? सेल के टाइम पे सो गए थे। सेल है कितने को लगता है बोलो? और एग्रीमेंट टू सेल, मेरे को भी एग्रीमेंट टू सेल लगता है। यहाँ पे आंसर में भी डिफरेंट, बट ऑन पेमेंट ऑफ टोटल प्राइस मतलब मैंने ऐसा अज्यूम किया कि बाबा पार्ट प्राइस इज ऑलरेडी पेड, गुड्स वो देने वाले हैं कब? जब मैं पूरा पैसा दूंगी। क्या ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ? यस, मतलब हमने अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन लिया टोटल प्राइस को सोचकर तो वैसा आंसर आ सकता है। अभी के लिए मैं बी लिख रही हूं, देखते हैं। नंबर 2, गुड्स डज नॉट इंक्लूड, गुड्स डज नॉट इंक्लूड, वेरी सिंपल। वाह रे वाह, जिसने गुडविल बोला बोला खुद के कान के नीचे मार के लो। गुड्स डज नॉट इंक्लूड, गुड्स जो नहीं है वो। गुडविल गुड्स है, इंटेंजिबल होने के बावजूद भी, इतना बोलने के बाद भी आप लोग गलती करते हो, मतलब कितने बुद्धू हो। स्टॉक एंड शेयर्स गुड्स है। हाँ, हार्वेस्टेड क्रॉप्स का मतलब होता है क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके कट करके उनको वो हार्वेस्ट करना, मतलब वो पेरनी नहीं रे बाबा, कौन बोला पेरनी?
कट, कापनी, हाँ कापनी करके उनको वो ये किया है, उनका सेपरेट किया है, क्रॉप्स अलग और उनके छिलके अलग, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, सो दैट इज हार्वेस्ट ग्रेन्स। हाँ, आवाज कम करो, अच्छा अच्छा, फिर तुम रॉन्ग बोलोगे तो ऐसा ही सुनना पड़ेगा। एक्शनेबल क्लेम पक्का ना? नंबर 3, फ्यूचर, फ्यूचर एग्रीमेंट टू सेल, नो डाउट। डील विथ व्हाट? नंबर 4, रीड इट। गुड्स का डेफिनेशन बोलो। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये एंड इमूवेबल का मतलब होता है सारी की सारी इमूवेबल चीजें आ गई उसमें, विच इज नॉट पॉसिबल। एंड इमूवेबल विच आर एग्री टू बी सीवेड होता तो हम सोचते। नंबर 5, पहले रीड करो, मन में पकड़ो आंसर, मैं बोलने के बाद बोलो। मन में पकड़ो आंसर, टेक टाइम एंड रीड। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स स्टॉक एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। व्हाई? मतलब तुमको ऐसा बोलना है कि ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास के आगे विच आर एग्री टू बी सीवेड होना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा थोड़ी देंगे जयेश का, ऐसा बोलना है, ऐसा नहीं रहता है। जो आंसर है प्रॉपर, चाहे 1 लाख, अरे 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 अरे, तुम्हारे दिमाग क्या दही खाने जाते क्या? प्रॉपर जो आंसर है वो होना चाहिए, चाहे 1 लाइन 2 लाइन। तुम लोगों का इंटरप्रिटेशन सही है, इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे शायद सी आंसर है, यहाँ के अपने 2-3 है जिसका इंटरप्रिटेशन अपन अलग ले सकते हैं। यहाँ पे सी आंसर है शायद। अभी भी जमीन के अंदर है, बट उन्होंने आगे ये देना चाहिए था, विच आर एग्री टू बी सीवियर, विच आर एग्री टू बी कट, तो हम सोचते थे, अदरवाइज नहीं। करेक्ट, हाँ चलो नेक्स्ट। 50 क्वेश्चन है पूरे, जब तक सॉल्व नहीं होंगे मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं। पटपट करो। नंबर 6, क्या बात कर रहे हो? सोगा डील्स विथ व्हाट? मॉर्गेज एंड प्लेस, पक्का? नंबर 7, नंबर 7, देखती हूँ तुम कितना फर्म हो, विच इज ट्रू। मन में पढ़ो, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तू अच्छे से बैठ, आधा इधर आधा इधर, सीधा देख। इसका आंसर सी है, ट्रू ट्रू। हाँ, सी किसका आंसर है? इसका आंसर बोलो। इसको लगता है ए इज द आंसर। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? 1872। सेल कब आया? 19। तो ए रॉन्ग क्यों बोला? मतलब ट्रू सी को क्यों बोला? एक मिनट, सेल ऑफ गुड एक्ट डील विथ मॉर्गेज? आई डोंट थिंक सो, नो, कर कट कर देंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट रिस्ट्रिक्ट्स द पार्टी टू मॉडिफाई द प्रोविजन, इज इट?
Modify the provision. It restricts the party. We can modify. So it restrict to modify is a wrong word. None of the above का तो कुछ सवाल ही नहीं आता. क्या मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए? उसका ओरिजिन कहां से हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. नन ऑफ द अबाउ इसके लिए नहीं है, क्योंकि अपने जो 3 आंसर है उसमें से एक करेक्ट है ना, इसके लिए नन ऑफ द अबाउ का हमने सोचा ही नहीं. तीनों के तीनों रॉन्ग होते तो वी वुड हैव मॉडिफाई द प्रोविजंस ऑफ लॉ, मतलब चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशंस. चेंज इन प्रोविजन, अमेंडमेंट इन प्रोविजन कर सकते हैं, कर सकते हैं. इन्होंने बोला रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट क्यों करेंगे? करेंगे ना. नंबर 8 existing goods, no problem. Number 9 not form of delivery, constructive, structured, symbolic, actual. Structured ये कोई फॉर्म है भी नहीं. हाँ. नेक्स्ट 10th डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. ऑफ टाइटल, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट, आरआर रेलवे रिसीट, वेयर हाउस फिंगर, डॉक वारंट, all of this, all of this. Number 11 not true, not true, false देखना है. डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज डिफरेंट फ्रॉम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. बराबर बोला, बराबर बोला. बिल ऑफ लैडिंग इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. बराबर बोल रहा है, बराबर बोल रहा है. स्पेसिफिक गुड्स कैन बी आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बराबर तो बोल रहा है. नन ऑफ अबाउ वुड बी आंसर. नंबर 12 नंबर ऑल ऑफ दिस करेक्ट. नंबर 13 सेल क्या है? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. Contract of sale can be sell or contract of sale can be agreement to sell. So it can be executed or executory. Number 14. Number 14 देखो बच्चों, सेल है क्या? हाँ क्या है? सेल है, इमीडिएट ट्रांसफर हो गई प्रॉपर्टी, कोई बात नहीं. ट्रू फॉल्स बोलो. 15, 16, 17. 15 बोलो पहले. Can pass title to bona fide purchaser. Hirer can pass title to bona fide purchasers. False everyone. पक्का. बट बायर होता तो ट्रू होता. ठीक है, ठीक है. हाँ चलो नेक्स्ट 16. 16 आंसर सबको लगता है ट्रू है. कोई एक फॉल्स वाला है? कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? इट कैन बी इम्प्लाइड एग्रीमेंट टू सेल. इम्प्लाइड कैसे? बाय एक्नॉलेजमेंट सेल कर सकते हैं, या थ्रू नेसेसिटीज, या थ्रू एजेंसी. ये भी एक टाइप का सा. मतलब सी, you are going to a mall, okay, you are going to a mall and you have collected. Ultimately when you go to mall or when you enter into mall, it is implied that by your actions you want to get into contract with any buyer. और जब आपने कार्ट लिया, बास्केट लिया, उसमें गुड्स डाले and you went to counter, it is assumed as if you have entered into contract. That is by your actions. या कभी कभी आप सेलर को बात करके आते हो, सर मेरे को ये फोन चाहिए, मेरे लिए साइड में रख देना. बाय योर वर्ड्स. सो सेल कैन बी एक्सप्रेस ऑल्सो, इट कैन बी इम्प्लाइड ऑल्सो, नो प्रॉब्लम विद दैट. हाँ. ट्रू की फॉल्स? ट्रू. 17 सब्जेक्ट मैटर. सब्जेक्ट मैटर मोस्ट ऑलवेज भी मनी बोला है. एग्जैक्टली कितने येड है. फॉल्स बोले क्या? अगर गुड्स होता तो ट्रू होता था. बोलो. प्रोवाइडिंग मतलब क्या? प्रोवाइडिंग सर्विस. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर हो गया वो. Because we are providing material and another party just providing service, that is not sell. Sell तभी होएगा जब उसमें गुड्स का इन्वॉल्वमेंट होगा. जो डॉक्टर्स सेल करते हैं नहीं, दे आर द सर्विस प्रोवाइडर. जो प्रोफेसर है,
मैं पढ़ा रही हूँ, मैं सेल कर रही हूँ, आई एम नॉट सेलिंग, आई एम सर्विस प्रोवाइडर. चलो. 18. Seller handed over the keys of the warehouse containing the goods to the buyer without अरे change in custody. Keys छोड़ दो, keys छोड़ दो. Seller handed over the keys of the warehouse. अगर keys के जगह पे मैं पेपर बोलती तो warehouse containing the goods. There is change in ownership but not change in custody. उसका टोकन दिया है. टोकन मतलब चाबी भी हो सकती है, कोई पेपर का टुकड़ा हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट कुछ भी हो सकता है. कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव कंफ्यूजन है. सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब ट्रांसफरिंग अ सिंबल. आपको ऐसा लगता है इट इज जस्ट की, बट क्या अलोंग विद द सिंबल हम गुड्स को ट्रांसफर करते हैं? हाँ. बट कंस्ट्रक्टिव में अलोंग विद द सिंबल क्या हम कस्टडी गुड्स का देते हैं? कस्टडी विल रिमेन द सेम, बस वी विल ट्रांसफर वन टोकन. आप समझा? समझा? कंस्ट्रक्टिव होएगा. नहीं समझा? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या ओनरशिप ट्रांसफर होगा? होगा. ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड. करेक्ट. विदाउट चेंज इन कस्टडी. कस्टडी मतलब क्या? जहां माल पड़ा हुआ है वहां पे ही माल रहेगा, बस उसका ओनर चेंज हो जाएगा. सिंबॉलिक में क्या गुड्स ओनर को दिए जाते हैं, बट गुड्स उठा के नहीं देंगे, गुड्स के नाम पर कुछ तो देंगे, चाबी कुछ भी है सिंबल, दैट इज देयर. कस्टडी मतलब वो जगह, और सिंबल मतलब अ टोकन. डन. चलो खत्म कर देंगे. वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे. सुनो, 4 सॉल्व है, 4 क्वेश्चन सॉल्व है ना, कल ही तो सॉल्व किया इधर ऐसे ही. 1 2 3 क्वेश्चन एवरीवन, फॉर एवरीवन. नए बैच मतलब अपने दोनों जो स्प्लिट बैच है, 1 2 3 होमवर्क. 3 यूनिट है, नहीं 3 क्वेश्चन है सॉल्व करने को, 3 यूनिट नहीं है, सोगा के 4 यूनिट है. ग्रुप पे डाल दे. थैंक यू.